तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग, इन दो ने बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बना दिया। इन साहब का नाम हेमंत शर्मा है। ये TV9 भारतवर्ष के डायरेक्टर हैं। अपने चैनल के एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग ने बिगड़ा काम संवार दिया है। अमित शाह के प्रताप से ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। मतलब इलेक्शन इंजीनियरिंग अमित शाह की है, उनके सिपह सलार सुनील बंसल की है, थोड़ी भागीदारी खुद हेमंत शर्मा की भी है। वो उनके अघोषित सलाहकार हैं और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के ही रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग, इन दो ने बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बना दिया। ये 1 जून के रात की बात थी। 2 दिन इन आंकड़ों पर क्रांति करते रहे। मोदी शाह को मसीहा बताते रहे। फिर 4 जून को सवेरा हुआ, असली नतीजे सामने आए तो हुजूर का नशा उतर गया। यूपी में मोदी का मैजिक नहीं चला था। अमित शाह का किला भी ढह गया था। बनारस संभाग में भी लंका लग गई थी। खुद प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से किसी तरह जीते। हेमंत शर्मा की बुद्धि चकरा गई। जीत का श्रेय तो मोदी और शाह को था, अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग को था, सुनील बंसल के इलेक्शन मैनेजमेंट को था। लेकिन अब ये कैसे कहें कि हार उनकी वजह से हुई है? तो हुजूर ने गिरगिट की तरह रंग बदला। हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना था, ठीकरा किसी और के सिर तो फोड़ना ही था। हुजूर ने ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ दिया। सूबे के बहुत बड़े अखबार अमर उजाला में लिखा कि ये हार योगी आदित्यनाथ की हार है। सियासी पत्रकार ऐसा ही होता है। वो नेताओं से अधिक तेज रफ्तार से पलटी मारता है और पलटी मारने के लिए उसे किसी आंकड़े, तथ्य और तर्क की भी ज़रूरत नहीं होती। वो कहीं भी कभी भी पलटी मार सकता है। मक्कारी में ऐसे पत्रकार नेताओं के भी बाप होते हैं। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। हमारे देश में पत्रकारिता अद्भुत होती है। कुछ साल पहले मैं एक वेबसाइट के लिए लिखा करता था। कांग्रेसी पत्रकार का मीडिया संगठन था। इन दिनों सभी कांग्रेसी पत्रकारों की अपनी अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल हैं। अब तो डॉक्टर प्रणव राय भी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उस वेबसाइट पर एक दिन खबर छपी कि सरकार अपनी कंपनियों को नहीं बचा रही है। सरकार को आगे बढ़कर देश की कंपनियों को और उनके मालिकाना हक को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। देश की कंपनियां विदेशी हाथों में चली जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। बात लॉजिकल थी। कुछ दिन बाद एक बड़ी कंपनी के आर्थिक संकट से जूझने की खबर आई और सरकार ने उस कंपनी को मदद करने की कोशिश की। तो उसी मीडिया हाउस ने एक विश्लेषण छापा कि सरकार ये क्या अपराध कर रही है। सरकार को आर्थिक नियमों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कंपनियों को बचाना सरकार का काम नहीं है। जिसने गलत फैसले लिए हैं उन्हें डूब जाना चाहिए। देख रहा है विनोद। मैं उस कांग्रेसी मीडिया संगठन के करतब पर, कलाबाजी पर हैरान हो गया। मैंने वहाँ लिखना बंद कर दिया। लेकिन हेमंत शर्मा ने बताया है कि करतब सिर्फ कांग्रेसी और वामपंथी पत्रकार ही नहीं दिखाते हैं। करतब और कलाबाजी वो भी दिखा सकते हैं। करतब कलाबाजी दिखाने के लिए कांग्रेसी या वामपंथी होना ज़रूरी नहीं है, बस धंधेबाज होना चाहिए। वैसे भी धंधेबाज का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। वो तो उस आशिक की तरह है कि मासूका दिन को रात कहे तो रात कहेगा। हेमंत शर्मा बड़े पत्रकार हैं। सूबे के कई ताकतवर मंत्री और अफसर इनके इशारे पर नाचते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तो उनके यहाँ दरी बिछाते हैं। प्रदेश के आला अधिकारियों को यह संकेत और संदेश है कि देश का गृह मंत्री उनका दोस्त है, रक्षा मंत्री से उनका याराना है। खबर ये भी है कि अभी अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड अधिकारी को केंद्र में बड़ा ओहदा दिलवाया है। कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो हेमंत शर्मा का नाम तेजी से उछला। बहुत से लोगों ने कहा कि बीजेपी उन्हें संसद भेजने वाली है। फिर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कहा गया कि वो सीधे मनोनीत होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का टिकट दिलाना बड़े बड़े नेताओं के वश की बात नहीं है। लेकिन वो चाहें तो महाराष्ट्र से किसी कांग्रेसी नेता को बीजेपी में शामिल कराकर उत्तर प्रदेश से टिकट दिलवा सकते हैं। जिन्हें टिकट नहीं दिला सके उन पर गमछा रख दिया। बेचारे गमछा हटाए भी तो कैसे हटाए। ये बड़े पत्रकार हैं, अमित भाई के साथ उठते बैठते हैं। मेहनत उस नेता की, सेटिंग उस नेता की और उनके कंधे पर गमछा इनका, गले में पट्टा इनका। उत्तर प्रदेश के सियासी बाजार में हुजूर का पट्टा लगाकर कई नेता घूम रहे हैं। पट्टा उतारना तो चाहते हैं लेकिन उतारे भी तो कैसे उतारें। देख रहा है विनोद।
हॉलीवुड की एक फिल्म है वांटेड। 2008 में ये फिल्म बनी थी। इसमें एंजेलिना जोली भी है। उनके साथ एक से बढ़ के एक निशानेबाज हैं। कई मील दूर से निशानेबाज जब गोली चलाता है तो गोली नाचते मटकते ठीक निशाने पर जा लगती है। गोली सीधी ही नहीं, घूमते हुए भी जाती है, सर्कुलर भी जाती है। मतलब एक घेरे में खड़े लोगों को बारी बारी मार देती है। बस चलाने का हुनर चाहिए। हेमंत शर्मा जैसे लोग इस फन में माहिर होते हैं। वो जब गोली चलाते हैं तो गोली आगे मौजूद सैकड़ों लोगों के अगल बगल से गुजरते हुए पीछे खड़े टारगेट पर लग सकती है। इसलिए हेमंत शर्मा बीते कई साल से गोली दाग रहे हैं। उनकी गोली आगे खड़े नरेंद्र मोदी और उनके बाद मौजूद अमित शाह और राजनाथ सिंह को छोड़कर सबसे पीछे खड़े योगी आदित्यनाथ को लगती है। वो तो योगी की लाइफलाइन मजबूत है कि बचे हुए हैं, लेकिन जब घर में बैठकर ही कोई गोली पर गोली दाग रहा हो तो कब तक बचे रहेंगे, ये देखने लायक बात होगी। 2020-21 में जब सारा देश कोविड की चुनौती से जूझ रहा था तो हुजूर का चैनल योगी के शिकार में जुटा था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले योगी सरकार के मंत्री और बाहर से बीजेपी में शामिल हुए ब्रिजेश पाठक को सामने खड़ा किया। हेमंत शर्मा के करीबी ब्रिजेश पाठक उन दिनों योगी सरकार में कानून मंत्री थे। पाठक ने चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। TV9 भारतवर्ष ने इसे कैंपेन के तौर पर चलाया। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। फिर TV9 भारतवर्ष ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया। चैनल पर लाइव कार्यक्रम में उनके रिपोर्टर ने पूछा कि बीजेपी प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया कि ये पार्टी तय करेगी। चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू किया कि चुनाव बाद तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कि ये चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? तो जो भी तय करता है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करती है, और जैसे परंपरागत तरीके से पहले से हुआ है वैसे आगे भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश हो कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा यूपी का सीएम कौन होगा 2022 में। केशव मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए। बाद में केशव के करीबियों ने बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। उस चुनाव से पहले हेमंत शर्मा की अगुवाई में TV9 भारतवर्ष ने एक से बढ़कर एक कारनामे किए। ओपिनियन पोल में बताया कि बीजेपी हार सकती है। समाजवादी पार्टी की सीटों में 125 सीट का इजाफा होगा। ये संख्या 147 से बढ़कर 170-175 तक जा सकती है। मतलब अगर बीजेपी अपने लोअर मार्जिन से थोड़ा नीचे गिरी और सपा और बसपा थोड़ा सा ऊपर उठे तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। किसी तरह बची रही तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कृपा से होगा। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सभी में समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ दिखाया गया। बीजेपी को हार के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। इसकी वजह से बीजेपी में गुटबाजी तेज हुई। हेमंत शर्मा उन दिनों योगी सरकार के हारने की भविष्यवाणी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर वो इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अपने ही समधी राधा कृष्ण शर्मा को बीजेपी से सपा में कुदवा दिया। राधा कृष्ण शर्मा बदायूं की बिलसी सीट से बीजेपी के विधायक थे। हेमंत शर्मा ने उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवा दिया। ये और बात है कि हेमंत शर्मा की सारी स्टडी फेल हो गई। RK शर्मा चुनाव हार गए और योगी शानदार जीत के साथ सत्ता में बने रहे। लेकिन रिजल्ट वाले दिन और उसके बाद भी हेमंत शर्मा ने गणित बंद नहीं की। वो लगातार बताते रहे कि जीत नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है, वरना योगी ने तो डुबो दिया था। कि उत्तर प्रदेश की जो खराब हालत थी, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी, उसमें बड़े इंजन ने ही छोटे इंजन को उबारा। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी TV9 भारतवर्ष ने खेल किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को हराने की सुपारी थी, तो 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिताने की सुपारी थी। अपने ओपिनियन पोल में लगातार 80 में 70 सीट देकर बीजेपी नेताओं को वो गुमराह करते रहे, बताते रहे कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। TV9 भारतवर्ष का दावा था कि बीजेपी खराब परिस्थिति में भी 303 के आंकड़े के ऊपर जाएगी और NDA 360 का आंकड़ा पार करेगी। और ये सब नरेंद्र मोदी के जादू और अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग की वजह से होगा। मतलब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही वक्त सच पर पर्दा डालकर गलत डेटा पेश करके जनता और बीजेपी को गुमराह किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे, ओपिनियन पोल में भी हार के मुहाने पर दिखाते रहे।
नतीजे योगी सरकार के पक्ष में आए तो जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सर बांधा। जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान में शानदार जीत की भविष्यवाणी हुई तो भी जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिर बांधा। अब जब नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे हैं तो हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ा है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ये कमाल के पत्रकार हैं। इनकी समझ कमज़ोर है, जनता का मन टटोलने का हुनर नहीं है, ज्ञान नहीं है, लोभी हैं, धोखेबाज हैं। दिल्ली में ये मोदी शाह के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव के साथ हैं, राम गोपाल यादव के साथ हैं। मगर लोभ देखिए, हनक देखिए कि अखिलेश यादव का साथ निभाते हुए इन्हें मुख्यमंत्री योगी के आवास में दाखिला चाहिए। ये चाहते हैं कि ये लाख दगा करें, आस्तीन में खंजर रखकर हत्या का इरादा रखें, लाख धोखा दें, लेकिन सब इन्हें अपना माने। महत्वाकांक्षा हो तो ऐसी, सपना हो तो ऐसा। जाने कौन सा दानव पनप रहा है यहाँ, कुछ खतरनाक हो रहा है यहाँ पर। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संभव हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।